वेलकम ऑल द व्यूअर्स। कल का व्याख्यान आप लोगों ने सुना। कल के व्याख्यान में कुछ प्रश्नों का उत्तर देना छूट गया था समय अभाव के कारण, और कुछ का उत्तर अधूरा रह गया था। इसलिए आज मैं अधूरे उत्तर को पूरा कर दूंगा, या जो प्रश्न छूट गया है उसका आज उत्तर दूंगा। इस बीच यूट्यूब पर के कुछ प्रश्न हैं जो जमा हो गए हैं, उसका आज मैं सबका उत्तर दूंगा। तो कल के व्याख्यान में नवीन कुमार मधेपुरा से जो सवाल किए थे, उसमें से जिस सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया था वो मुख्य रूप से है, म्यूटेशन पिटीशन फाइल करने में कितना लिमिटेशन है, यानी कि म्यूटेशन का पिटीशन कितने दिन के अंदर दिया जाएगा। इसलिए इसका आंसर है, म्यूटेशन एक्ट 2011 के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है 90 दिन। 90 दिन के अंदर देना है। पुराना म्यूटेशन एक्ट था, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा, म्यूटेशन का पिटीशन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उसी सेक्शन में प्रावधान बनाया हुआ है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा हुआ है तो विलम्ब को माफ़ करने के लिए एक और आवेदन देना होगा, और विलम्ब का कारण देना होगा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंडोनेशन पिटीशन। तो उसके आधार पर अंचल अधिकारी विलम्ब को माफ़ कर देंगे और उसके बाद म्यूटेशन का पिटीशन को कंसीडर करके उचित आदेश पारित करेंगे। चूँकि म्यूटेशन का बहुत आजकल सवाल ज़्यादा आता है, और म्यूटेशन का केसेज भी बहुत है और बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं उससे हमको ये पता चलता है, या कुछ आदेश मेरे पास आता है। अभी हाल ही में BLT में हमने एक केस फाइल किया है लखीसराय का, उसमें भी CO का आदेश बिल्कुल गलत है, यहाँ तक कि कलेक्टर का आदेश भी बिल्कुल गलत है। वहाँ पर वाइफ एंड हस्बैंड का डिस्प्यूट है और उसको भी डिसाइड करके म्यूटेशन में कलेक्टर ने अलाउ कर दिया। तो इस तरह का जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत गलती हो रही है, या तो पदाधिकारी लोग गलती कर रहे हैं, या जो अधिवक्ता लोग काम करते हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है, या जो मुवक्किल हैं, जो क्लाइंट हैं, जिनका केस है, जो आम जनता है, उसको उतना जानकारी कहाँ से रहेगा। हाँ, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो समझते हैं, तो अच्छे वकील को स्थानीय स्तर पर संपर्क करके और उनसे राय ले करके और उचित ढंग से काम करते हैं तो काम हो सकता है। इसलिए म्यूटेशन पर आप बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहे हैं, और आपसे भी नवीन कुमार जी मेरा अनुरोध है कि आप बहुत प्रश्न किए हैं, पहले भी किए हैं और करते रहे हैं, और तरह तरह का प्रश्न करते हैं। आपको इसमें ज़्यादा जानकारी, हालांकि आपने ये नहीं लिखा है कि आप क्या करते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति है तो ठीक है, आपके लिए ये बहुत उचित है जितना सारा प्रश्न करते हैं। तो म्यूटेशन पर मेरा कई लेक्चर है और विस्तृत लेक्चर है, वो 2 लेक्चर कम से कम म्यूटेशन पर आप सुन लीजिए। हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन लॉ, और दूसरा है म्यूटेशन कब, क्यों और कैसे, म्यूटेशन व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ये दोनों लेक्चर से सारा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन आज जो आपने प्रश्न किया है उसके लिए और उसी संदर्भ में लिमिटेशन के आधार पर हम चाहेंगे, सब लोगों के पास वो कानून का किताब है नहीं, तो म्यूटेशन एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है और कब कब और कैसे कैसे म्यूटेशन होता है, किस आधार पर म्यूटेशन होता है, ये सब मोटा मोटी हमारे व्याख्यान में कई बार कहा भी गया है। फिर भी आज हम एक्ट का सेक्शन को ही पढ़ के सुना दें। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम पढ़ के सुना देते हैं ताकि किन्हीं को इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और विडम्बना यही है कि जिस बिंदु पर आप लोग प्रश्न करते हैं उस बिंदु पर मेरा कई लेक्चर है। हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप लोग प्रश्न करने के पहले मेरा लेक्चर देखें। अगर स्वयं आप नहीं जानते हैं खोजना, तो आप किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करके मेरे चैनल पर जाइए, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी चैनल इनका नाम है। और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन आता होगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। और
आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में खोजिए तो बहुत सा डेट भी दिया हुआ है, किसी में लेक्चर नंबर दिया हुआ है, किसी का हेडिंग दिया हुआ है, तो सब सब्जेक्ट का हेडिंग दिया हुआ है। हो सकता है शुरू में कुछ हेडिंग नहीं दिया हो या हेडिंग से पूरा नहीं पता चलता हो, ये दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमको भी ये स्मरण नहीं है कि किस पॉइंट पर हमने किस लेक्चर में कहा है। ऊपर में हेडिंग है कुछ और लेक्चर में जाकर के आगे ऐसा भी एक दो लेक्चर मिलेगा आपको, तो हेडिंग प्रॉपर जो उस समय जूनियर देता था वो प्रॉपर नहीं दे सका या पूरा लेक्चर नहीं सुना और हेडिंग दे दिया, तो इससे भी कहीं मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जितना भी सवाल इधर आ रहा है, करीब करीब 4-5 महीना से जो भी सवाल आया है, और सभी सवाल का जवाब हम कम से कम 200 या 300 सवाल का जवाब दिए होंगे, उस सभी सवाल का जवाब पहले के लेक्चर में ही मेरा मौजूद है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि बार बार एक ही तरह का प्रश्न करने से अच्छा है कि प्रश्न करने के पहले उसी विषय वस्तु का, उसी सब्जेक्ट पर, उसी टॉपिक पर प्ले लिस्ट में जाके हमारा लेक्चर देखें। जैसे गर्मजुर्वा के बारे में पूछते हैं, बकास के बारे में पूछते हैं, उसके बाद गर्मजुर्वा मालिक क्या है, आम क्या है, खास क्या है, इसके बारे में पूछते हैं, म्यूटेशन के बारे में पूछते हैं। उसके अलावा और भी बहुत तरह का कॉमन प्रश्न है, दाखिल खारिज के बारे में पूछते हैं, जमाबंदी के बारे में पूछते हैं, जमींदारी उन्मूलन के बारे में पूछते हैं, रिटर्न जमाबंदी के बारे में पूछते हैं, ये सब सारे सर्वे के बारे में पूछते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, स्पेशल सर्वे क्या है। तो सबका अलग अलग विषय वस्तु पर अलग अलग लेक्चर है। अगर सर्वे से संबंधित है तो सर्वे पर भी 13-14 लेक्चर है। कई तरह का सर्वे होता है, कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया। अगर लैंड लॉ से संबंधित है तो BT एक्ट पर 16-17 लेक्चर है, एक एक प्रावधान के बारे में बताया गया। जमींदारी उन्मूलन पर भी कई लेक्चर है, उस पर भी आप देख सकते हैं खोज करके, तो आपके सभी प्रश्नों का हल उसमें मिल जाएगा। तो आज अभी हम, चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, नया कानून में बन गया है, लिमिटेशन पहले नहीं था, लिमिटेशन लग गया है, तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहने से परेशानी हो सकती है। ये बहुत कॉमन इम्पोर्टेंस का, हर आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये जानना। इसलिए हम म्यूटेशन एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों के बारे में बताना चाहेंगे। तो सेक्शन 3 में गलत हम बता दिए, सेक्शन 3 में है फाइलिंग ऑफ पिटीशन फॉर म्यूटेशन, और सेक्शन 3 के अलावा 4, 5, 6 है जो म्यूटेशन से ही संबंधित है, लेकिन वो अलग अलग संदर्भ में है, वो अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। वो सब जो है अलग अलग पदाधिकारी का भी उत्तरदायित्व दिया हुआ है कि अगर वो कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसकी कॉपी अंचल अधिकारी को भेज दें, ताकि उस ऑर्डर के हिसाब से वो अंचल अधिकारी अपना रिकॉर्ड को अप टू डेट कर सके। लेकिन अभी एक प्राइवेट पार्टी को, एक इंडिविजुअल को, एक नागरिक को, एक व्यक्ति को म्यूटेशन से संबंधित जो साधारण जानकारी चाहिए, उसके लिए म्यूटेशन एक्ट 2011 यानी कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा 3 सेक्शन 3 का अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसी से सब क्लियर हो जाएगा। और ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि 90 दिन समय है, 90 दिन व्यतीत होने के बाद भी अलग से जितना देर हुआ है उस देर को माफ़ी करने के लिए आवेदन के साथ पिटीशन दे सकते हैं। इस सेक्शन 3 कहता है, ए पर्सन एक्वायरिंग इंटरेस्ट इन ए होल्डिंग और ए पार्ट देयर ऑफ बाई एनी मीन्स इंस्ट्रूमेंट सेल। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार के किसी भी कागज से आपको इंस्ट्रूमेंट या डीड, वसीका जिसको कहते हैं, आपको मिला है। जैसे पहले हम बता चुके हैं, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, विल डीड हो, जो भी हो। सेल विद इन 90 days ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सच इंटरेस्ट file petition in prescribed form before the circle officer of the area in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated for mutation of his name in respect of the holding or a part thereof in the continuous खतियान, tenants ledger register and खसरा register। कंटिन्यूस खतियान मतलब जो खतियान का कॉपी एक अंचल में रहता है उसमें भी म्यूटेशन होता है। और टेनेंट्स लेजर का मतलब हुआ जो पंजी दू जिसको कहते हैं, रजिस्टर 2, और उसी को जमाबंदी रजिस्टर भी कहते हैं, अंग्रेजी में टेनेंट्स लेजर कहते हैं। और खसरा रजिस्टर की प्लॉट का एक अलग रजिस्टर होता है, खतियान के आधार पर वो अलग से तैयार होता है।
तो उसमें भी किस व्यक्ति के नाम से कौन सा खसरा है उसमें भी म्यूटेशन हो सकता है। ये प्रावधान बनाया गया है। तो ये सेक्शन 3 में हर व्यक्ति जिसको कि किसी होल्डिंग कहते हैं, आपके पास मानिए 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन का आपका होल्डिंग हुआ। तो अगर 1 ही एकड़ जमीन है तो 1 ही एकड़ होल्डिंग है, या 1 एकड़ में ही आधा आप खरीदे हैं, आधा एकड़ खरीदे हैं, तो पार्ट होल्डिंग हो गया। तो टोटल एक व्यक्ति, एक रैयत के पास कितना जमीन है वो उसका होल्डिंग कहलाता है। एक होल्डिंग होता है मकान, जहाँ नगर क्षेत्र में होता है, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत होता है, तो मकान को होल्डिंग नंबर मिलता है। मकान का नाम नहीं होता, उसको होल्डिंग नंबर बोलते हैं, और उसका होल्डिंग टैक्स लगता है। यहाँ पर होल्डिंग का मतलब हुआ वो जमीन जो रैयत के पास है उसको होल्डिंग कहते हैं। अब उसी सेक्शन 3 में आगे लिखा हुआ है, इन सच केसेज इन विच म्यूटेशन पिटीशन इज नॉट फाइल्ड विद इन 90 मैक्सिमम डेज from the date of acquiring interest over that land, delay condonation petition will be enclosed in prescribed form with such mutation petition mentioning the reasons of delay in filing mutation petition. If delay condonation petition is enclosed with the mutation petition, the circle officer will decide such cases on its merit. तब उसको मेरिट पर देखेगा। Any person acquiring any interest in any holding or part thereof by sale, gift, exchange, partition, whether by court or otherwise, succession, intestate or testamentary will, land acquired by the various departments, boards and corporations of the state government through registered deed under condition of perpetual lease, settlement, transfer, assignment of public land by competent authority, grant of land by the Bhutan Yak Samiti, conferment of tenancy right under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act 1947, acquisition of occupancy rights as under Rayyat under the Bihar Tenancy Act 1885, restoration of holding or part thereof to a former Rayyat under the Land Acquisition Act 1894, restoration of holding or part thereof to a former Rayyat under the Land Acquisition Act 1894, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and the Settlement Act 2013, the National Highway Act 1956, and the Railways Special Act 2008, house sites purchased under policy for purchase of Raiti land for house siteless Mahadalit families 2010, restoration of holding or part thereof to former Rayyat under the Kosi area, restoration of land to Rayyat Act 1951, settlement of surplus land under the Bihar Land Reforms, fixation of civil area and acquisition of surplus land act 1961, an order, decree of any court or any other means, instrument of transfer notified by the government may file a petition in the prescribed manner for mutation of his name in respect of that holding or a part thereof in the continuous Khatian, tenants ledger register, Jawamandi register and Khesra register in the office of the circle officer in whose jurisdiction the holding or part thereof is situated, or in a camp organized by the circle officer for the receipt of mutation petition of the area. On receipt of petition for mutation either in the office or in the camp, the circle officer shall grant a receipt in a prescribed manner to the petitioner as an acknowledgement. तो ये हुआ, जो लोग अंग्रेजी सुन के समझ गए हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं समझे उनका हिंदी वर्सन हम पढ़ देते हैं और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। सेक्शन 3 मान धारा 3 म्यूटेशन एक्ट का दाखिल खारिज अधिनियम का धारा 3 हिंदी में क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी विधि लिखित द्वारा हित अर्जित होने पर उस हित के अर्जन के 90 दिनों के भीतर उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में वो होल्डिंग या उसका भाग
अवस्थित हो उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में अपना नाम चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में दाखिल खारिज करने हेतु विहित प्रपत्र में याचिका देगा। जिन मामलों में भूमि पर हित अर्जित करने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित नहीं किया जाता है, वैसे मामलों में दाखिल खारिज याचिका के साथ विलंब शांति याचिका विहित प्रपत्र में संलग्न किया जाएगा, जिसमें विलंब का कारण उल्लिखित होगा। यदि याचिकाओं के साथ विलंब शांति याचिका विहित प्रपत्र में आवेदक के द्वारा संलग्न किया जाता है तो मामलों का निष्पादन अंचलाधिकारी गुण दोष के आधार पर करेंगे। किसी होल्डिंग या उसके भाग में विक्रय, दान, विनिमय, बंटवारा द्वारा चाहे न्यायालय द्वारा अथवा अन्यथा निर्वसियत अथवा वसीयत, विल, राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों द्वारा बिहार रहती भूमि लीज नीति 2014 के तहत पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त की गई जमीन सतत लीज के शर्तों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बंदोबस्ती, अंतरण, समुदेशन, भूदान एक समिति द्वारा भूमि के अनुदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति बासगीत काश्तकारी अधिनियम 1947 के अधीन प्रदत्त अधिकृत अधिकार, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के अधीन दर रैयत के रूप में अधिभोगी अधिकार का अर्जन, भू अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं रेलवे विशेष अधिनियम 2008 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, बास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रहती भूमि की क्रय नीति 2010 के अधीन क्रय की गई बास भूमि, कोसी क्षेत्र रहितों को भूमि वापसी अधिनियम 1951 के अधीन पूर्व रैयत की होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के अधीन भूमि की बंदोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश, डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अंतरण का कोई अन्य उपाय लिखित में हित अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति उस अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वो होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है के कार्यालय में या अंचल अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की दाखिल खारिज याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु आयोजित शिविर में विहित रीति से उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में चालू खतियान, अधिधारी खाता पंजी, जमानती पंजी तथा खेसरा पंजी में अपने नाम से दाखिल खारिज करने के लिए याचिका दे सकेगा। कार्यालय अथवा शिविर में दाखिल खारिज हेतु याचिका प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी याचिकाकर्ता को विहित रीति से प्राप्ति रसीद देगा। तो दो मुख्य बात है, एक तो 90 दिन का समय है, 90 दिन में देना है। 90 दिन में कब, जब आपको जब मिला है, आपको प्रॉपर्टी हस्तांतरित होकर आया है, किस प्रकार से आया है उसका जिक्र आ गया है, बिक्री से हो या गिफ्ट से हो या विल से हो, किसी भी प्रकार से हो, आपके एक्सचेंज से हो, या अगर लैंड एक्विजिशन में पहले एक्वायर हुआ फिर आपको वापस किया गया, या अलग अलग कानून के अनुसार जैसे बासगीत पर्चा होता है 1947 के हिसाब से, या लैंड सीलिंग एक्ट में ही पर्चा होता है, या सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्ती मिला है, या और किसी सरकार के निहित के तहत नीति के तहत आपको उस पर रहने हेतु दिया गया है। बासगीत पर्चा के अतिरिक्त और भी बहुत सा कानून है, जैसे भूटान में है आपको जमीन मिला है। तो जिस प्रकार से भी आपको हित प्राप्त हुआ है जिस होल्डिंग में, उस सभी कानूनी प्रक्रिया से या कोई दस्तावेज के द्वारा उसके आधार पर जिस तारीख को प्राप्त हुआ है उस प्राप्ति के 90 दिन के अंदर ही आप तो डायरेक्ट ऑफिस में जा करके दे सकते हैं, या शिविर लगता है, कैंप कोर्ट लगता है जहाँ जहाँ अंचल अधिकारी का, तो कैंप कोर्ट में भी जाके दे सकते हैं। उसका फॉर्म बना हुआ, फॉर्म में आप दे सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं मिलता है तो आप उसमें अपना नाम और पता, जिस दस्तावेज से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ या जिस प्रकार से आपको बंदोबस्ती सरकार के द्वारा जिस अधिनियम जिस धारा के अंदर किया गया है, और उसका जो दस्तावेज या परवाना है या उसको पर्चा बोलते हैं, बंदोबस्ती पर्चा, उसको आधार लगा करके आप उसके साथ आवेदन दे सकते हैं। तो ये रहा
इतना जानकारी काफ़ी है। बाकी और विशेष जानकारी के लिए मेरा पहले का जो लेक्चर है म्यूटेशन पर, 2 लेक्चर, बड़ा बड़ा लेक्चर है, दोनों लगभग 1-1 घंटा का होगा। उसको आप लोग चाहिए तो और विशेष जानकारी के लिए उसको निकाल करके देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए और सुनिए और उससे अपना लाभ उठाइए। उसके अलावा कल के प्रश्न में से और छूटा हुआ था, जिसके बारे में भी हम जवाब दे रहे हैं। एक छूटा हुआ प्रश्न था, वो प्रश्न है जिन्होंने प्रश्न लिखा है उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है। खैर, तो हम प्रश्न पढ़ देते हैं, और चूंकि वो रोमन में लिखे हैं, उन्होंने हिंदी को ही अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लिखा है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। और चूंकि लिखा हुआ टाइप किया हुआ था इसलिए प्रिंट साफ साफ आ गया है, तो हम नाम तो नहीं पढ़ सकते हैं। आप समझ जाएंगे जिनका प्रश्न है, आप ध्यान से सुन रहे होंगे ऐसा हमको उम्मीद है। प्रश्नकर्ता लिखते हैं रोमन में। रोमन का मतलब हुआ कि हिंदी शब्द ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD के द्वारा उन्होंने लिखा है। जैसे मेरा, मेरा लिखा है MERA, मेरा। सर, मेरा 60 साल पुराना केवाला है, जमीन बेलगान मस्का है, और जमीन का वेस्टिंग रिटर्न पेपर और खतियान रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं मिल रहा है, और जमीन पर आके आदमी सिर्फ मौखिक दावा कर रहा है और मुझे मकान निर्माण करने में डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या क्या होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने जो लिखा है कि 60 साल पुराना केवाला है, बहुत अच्छी बात है। जमीन बेलगान मस्का, मस्का क्या लिखे हैं, मस्का लगता है सही नहीं लिखा है, हम समझते हैं बेलगान मकान होना चाहिए, मकान है। और ज़मीन का वेस्टिंग रिटर्न पेपर और खतियान रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है, आपके पास केवाला है, तो केवाला में क्या लिखा हुआ है, केवाला का मजमून आप अपने वकील से वहाँ दिखाइए, केवाला में सब बात लिखा हुआ होगा। और मकान अगर बेलगान है तो आपको रसीद भी नहीं कटेगा, आपने लगान निर्धारण कराया ही नहीं कराया, तो आपका केवाला ही काफ़ी है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर मौखिक उस पर दावा कर रहा है तो उसके दावा का कोई मूल्य नहीं है, उसके दावा पर आप ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको मकान बनाने में रोकता है, रोक ठोक करता है, तो आप सबसे पहले पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए कि कोई हमको इस तरह से कार्रवाई करने में, अपना काम करने में, मकान बनाने में ये किस तरह का वो आपको रोक ठोक करता है, शिकायत कीजिए। अगर वो ऐसा नहीं सुनेगा पुलिस, तब SDO के यहाँ दरखास्त दीजिए। SDO के यहाँ से 144 का मुकदमा चलेगा, उसको रोक लग जाएगा, आपका मकान बन जाएगा। अगर उससे भी आपका काम नहीं होता है, तब स्थानीय अधिवक्ता से राय लेकर के अपना डीड, पुराना केवाला है दिखा करके आपको टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। और मार्गदर्शन यही है, और इसके अलावा और कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। अब लिखते हैं, आगे लिखते हैं, अभिलेखागार में कर्मचारी बोलता है कि यह तौजी का खतियान और वेस्टिंग रिटर्न पेपर नष्ट हो गया है, नहीं है, तो उससे आपका कोई गलती नहीं है। नष्ट हो गया है तो नष्ट हो गया, जब है ही नहीं तो कोई, हम भी नहीं ला सकते हैं, आप भी नहीं ला सकते हैं। तो आप RTI में सिर्फ पूछ लीजिए, RTI में मांग लीजिए, वो जो लिख करके देगा वही आपका सबूत रहेगा, कोर्ट में दिखाने के लिए रहेगा। तो यही आपका मार्गदर्शन है। आप अगर कुछ चाहते हैं कि मकान बनावे और अपना कब्जा बरकरार रखें तो कब्जा नहीं छोड़िए, और जो व्यक्ति तंग करता है मौखिक, तो मौखिक से नहीं घबराना है। ज़मीन पर जाके शारीरिक रूप से बलपूर्वक अगर कुछ करता है तो स्थानीय पुलिस का मदद लीजिए और आवेदन दीजिए, SDO के यहाँ दीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप टाइटल मुकदमा फाइल कीजिए। टाइटल मुकदमा उसी आपके जो केवाला है 60 साल पुराना, उसी आधार पर हो जाएगा। और प्लस आप RTI में मांग लीजिए, रिटर्न जमाबंदी का नकल मांग लीजिए, खतियान का नकल मांग लीजिए। RTI में देगा तो ठीक है, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अंचल अधिकारी के यहाँ भी एक खतियान का नकल रहता है, वहाँ से जाके पता लगाइए, कर्मचारी से बात कीजिए, वहाँ से भी नकल ले सकते हैं। इसके अलावे आप ही का इन्हीं का एक प्रश्न है या किसी दूसरे का है, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा है। ये हाथ से लिखित, हिंदी में हाथ से लिख के दिया है, जिन्होंने भी दिया है वो ध्यान से सुनेंगे
हम पढ़ते हैं वो अब समझ जाएंगे। उसका हाथ का लिखा हुआ जो था उसका प्रिंट निकाले हैं, क्योंकि अच्छी बात यही है कि बड़ा बड़ा लेटर में लिखा है उन्होंने, बड़ा बड़ा अक्षर है उनका, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न उनका जो लिखित है वो हम पढ़ रहे हैं। सर, गांव में मेरा घर 1940 का बना हुआ है। जमीन दी बासगीत का है। जमीन मेरे बाबा उनके भाई के नाम से है। मेरे गांव का एक व्यक्ति एक डीड 1965 का लेकर आया है कि तुम्हारे मकान में आधा हिस्सा तुम्हारे बाबा का हम 65 में लिखा लिए है। आधा जमीन मेरा है तुम्हारे घर में, उसके बदला में जमीन दो, नहीं तो घर का आधा हिस्सा दो। जमीन दी बासगीत का है, जिस पर पूरा मेरा कब्जा है अभी, और मेरा पुराना घर है। सर, कानून क्या कहता है? जमीन दी बासगीत का है, जिसका लगान नहीं लगता। ठीक, बासगीत दी जमीन का लगान नहीं लगता है, घबराने की बात नहीं है। आपका 1940 साल पुराना घर बना हुआ है और जमीन मेरे बाबा उनके भाई के नाम से है। नाम से है तो क्या लिखते हैं तो सही, नाम से क्या उनके नाम से केवाला है कि उनका नाम खतियान में है, क्या है? ये तो भेद हो गया। इसलिए आप ये सब आप लोग को बराबर कहते हैं, इस तरह से सवाल आप पूछते हैं तो मेरा भी समय बर्बाद होता है, आपके समय बर्बाद होता है। हम उसको ठीक से सही नहीं समझेंगे तो सही जवाब नहीं देंगे। अगर सही जवाब नहीं देंगे, हमारा जवाब से आप संतुष्ट होकर के या हम पर विश्वास करके कोई कार्रवाई कीजिएगा तो आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा सवाल करने के पहले पूरा सोचिए और समझिए, और हमको जो आप पूछना चाहते हैं तो हमको पहले आप समझाइएगा, तभी हम आपको समझा सकते हैं। तो आप कहते हैं जमीन मेरे बाबा के नाम से है। गांव में मेरा घर 40 का बना हुआ, जमीन दी बासगीत का है। जमीन मेरे बाबा उनके भाई के नाम से, तो नाम कहाँ है? रसीद तो कटता ही नहीं है। खतियान के बारे में आप लिखा ही नहीं, खतियान में उनके नाम से है, तो कहाँ नाम है? या कोई सेल डीड है, कोई केवाला है, कोई गिफ्ट डीड है, कौन सा कागज है? तो कहाँ नाम लिखा हुआ है ये आप पहले बताइए, तब आपको सही जवाब मिलेगा। नहीं तो आप अपने वहाँ के वकील से जा करके अपना जो डॉक्यूमेंट है जिसमें बाबा का नाम है वो दिखाइए। ऐसे आपका कोई आदमी 65 का डीड मांगता है तो देखिए कि 65 का डीड रजिस्टर्ड डीड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड डीड है तो उसका नकल लीजिए रजिस्ट्री कचहरी से, और नकल लेकर के देखिए और पता कीजिए कि उसमें आपके बाबा का दस्तखत जाली है या सही है। अगर वो दस्तखत सही है और लगता है आपको कि बाबा का किया हुआ है तो उसका हिस्सा होगा, लेकिन ऐसे वो हिस्सा नहीं ले सकता। उसको हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में केस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो जबरदस्ती जमीन पर जाके कब्जा करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। समझ गए ना? इसलिए घबराइए नहीं। तो आप अपना जो जहाँ बाबा का जिस कागज में नाम है वो कागज दिखाइए, और 65 का जो कागज वो आपको दिखाता है उससे मांगिए, उसका फोटो कॉपी मांगिए, और जा करके रजिस्ट्री का चीज से वेरीफाई कीजिए। अगर वो जाली फिरे भी है तो टाइटल शूट करके उसके वाला को तोड़ाइए। यही आपके लिए उपाय है, और नहीं तो फिर वो झगड़ा झंझट करते रहिएगा, मारपीट होगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो अंतिम निर्णय आपको अदालत से ही होगा, टाइटल शूट से ही होगा। अब कल का जो बचा हुआ प्रश्न समाप्त हो गया। अब YouTube पर कुछ प्रश्न है जिस पर हम आपको जवाब दे रहे हैं। YouTube का भी प्रश्न कई जमा हो गया, तो सबसे पहले लेते हैं YouTube का प्रश्न जो है। मोहन सिंह है, कहाँ से लिखते हैं इन्होंने लिखा है, क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा है। इन्होंने भी टाइप किया है अंग्रेजी में, सर घटवाल टेन्योर क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर करें प्लीज़। ए स्टूडेंट, हाँ बाद में लिखते हैं स्टूडेंट है। देखिए आप स्टूडेंट हैं तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। घटवाल के बारे में मेरा तो विस्तृत था, आप और क्या जानना चाहते हैं? तो हर बात बहुत बारीकी से वीडियो लेक्चर में कहने पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, तो आपको मोटा मोटी बात समझा दी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आज शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिए और चाहिए तो नोट कर लीजिए। और आप लोग के जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि जो वीडियो हम लेक्चर देते हैं उसको अगर आप यूट्यूब पर जाइएगा, ट्रांसक्रिप्शन में जाइएगा, तो जो हम बोलते हैं वो वहाँ पर टाइप भी हो जाता है।
और वो टाइप हो जाएगा तो उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। ये प्रावधान है, अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी से पूछ लीजिए। हमारा जितना भी लेक्चर है इसका प्रिंट भी निकाल ले सकते हैं, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं निकाल करके। आप अपने से आप मोबाइल से निकाल सकते हैं, अपना कंप्यूटर है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो साइबर कैफ़े में जा करके उससे बात करके और जानकारी ले लीजिए, जिस पर आपको ज़्यादा तवज्जो है, जिस पर आपको ज़्यादा आवश्यकता है, जिसकी जानकारी आपको ज़्यादा ज़रूरत है या जिससे काम लेना है, उस लेक्चर का आप प्रिंट निकाल लीजिए, तो उसमें सब समझाया हुआ है। तो सबसे पहले घटवाल क्या होता है ये बताते हैं। इसके लिए आप जानना स्टूडेंट हैं तो लिखिए, नोट भी कीजिए, और हम धीरे धीरे बंगाल घटवाल लैंड एक्ट 1859, बंगाल घटवाल लैंड एक्ट 1859 निकाल के पढ़िएगा। तो इसी एक्ट के तहत घटवाल की बहाली होती है। घटवाल एक जमींदार का, समझिए वो कर्मचारी होता है, एम्प्लॉई होता है, ये ऑफिस है, ये एक पद है घटवाल का, समझ गए, ये एक पोस्ट है। अब इस पोस्ट पर जो आदमी बहाल होगा वही उस पोस्ट पर रहेगा, ये इनहेरिटेबल है, ये उसके मरने के बाद उसके बाल बच्चा को नहीं होगा। और इसके तहत उसको जो जमीन मिलता है वो जमींदार के हैसियत से उसको राइट मिलता है, जमीन जोतने का भी मिलता है और जमींदारी भी मिलता है कि दूसरे रैयत से वो जमींदार के रूप में लगान भी ले, तो दोनों तरह का उसको राइट मिलता है। तो मुशाहरा अलग से नहीं मिलता है, वो जमींदारी ही मिल जाता है उसको घटवाल को। तो जिस एरिया का वो घटवाल बहाल हुआ उस एरिया का समझिए वही जमींदार है, उसको टेन्योर होल्डर भी बोलते हैं। तो पहली बात है कि घटवाल एक ऑफिस है, एक पद है जमींदार के अंदर। ये पद जो है उसके वारिस को नहीं मिलता है, अगर वो मर जाएगा तो इनहेरिट नहीं करना, विरासत से प्राप्त नहीं होता है, ये विरासतन नहीं आता है, नॉट हेरिटेबल है। और इसका बंटवारा भी होता है, घटवाली स्टेट है, कोई जमींदारी है, मान लिया कि एक एरिया में, मान लिया पटना डिस्ट्रिक्ट का एक घटवाल बहाल हो गया, तो पटना डिस्ट्रिक्ट का जितना क्षेत्र में घटवाल के क्षेत्र में ज़मीन है उस सब का वो मालिक वही होगा, और रैयत से वही सारा चीज़ जमींदार के रूप में वसूल करेगा। और कुछ ज़मीन उसके खास कब्जा में दिया हुआ है तो वो अपना जोताबाद करेगा। तो उस स्टेट का वो ESTA जो उसका स्टेट हो गया वो घटवाली स्टेट कहलाया, ESTAT जो उसका जो स्वामित्व हो गया उस संपदा पर जिसमें जमींदारी भी है और ज़मीन भी है, तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता है और उसको वो बेच नहीं सकता है। वो जब तक ऑफिस में है, जब तक पद पर है, उसका उपयोग करेगा, उसकी आमदनी लेगा, जोताबाद करेगा, कब्जा में रखेगा, देखभाल करेगा, और रैयत से अपना जमींदार का जो हक है उसका जमींदारी हक के हिसाब से वो लगान वसूल करेगा, और जमींदार के रूप में जो ड्यूटी है वो करेगा रैयतों के प्रति, और जो उसका अधिकार है वो अधिकार का इस्तेमाल करेगा। घटवाल जो होता था एक परिवार में एक ही आदमी होता था और एक आदमी से ज़्यादा घटवाल नहीं बहाल हो सकता, और इसका कोई वर्ष राइट नहीं होता, और ये जब तक जीवित है तो ये लाइफ टेन्योर होता है, उसका कोई लिमिटेड पीरियड नहीं होता कि 2 साल 5 साल के लिए। एक आदमी आज घटवाल बहाल हो गया तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वही घटवाल है, उसके मरने के बाद या तो दूसरा घटवाल बहाल होगा और नहीं तो घटवाल नहीं होगा बहाल, तो जमींदार अपने आप में उसको कब्जा कर लेगा। एक तरह से ये ग्रांट है, ग्रांट है जैसे जागीर जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसको जागीरदार भी कहते हैं। जैसे बहुत बार बताए हैं बीटीए के लेक्चर में, सेक्शन 181 जो है ग्रांट के बारे में कहता है, जाकि ब्राह्मण को देते हैं तो जागीर ब्रह्मोत्तर, देवी देवता को देते हैं तो जागीर देवोत्तर, फकीर को देते हैं तो जागीर फकीराना, गोड़ाइत को देते हैं तो जागीर गोड़ाइती। तो बहुत तरह का जागीर होता था, तो उसमें ही घटवाल भी एक जागीर है, ये ग्रांट है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्विस ग्रांट। वो घटवाल के रूप में नौकरी करता है जमींदार के यहाँ, एक पद है उसका, वो सम्मानित और माननीय पद है, वो जमींदार उस एरिया के लिए वो जमींदार के समतुल्य हो जाता है। और कई तरह का घटवाल होता था, गवर्नमेंट घटवाल का रोहिणी घटवाल कहलाता था, पसरोल घटवाल कहलाता है, ये सब देवघर के इलाके में घटवाल ज़्यादा मिलते हैं, संस्थान परगना में ही घटवाल लोग ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटरेस्ट है तो इसके बारे में और विशेष जानकारी पढ़ना है, जानना है, तो बंगाल घटवाल लैंड एक्ट तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावे कुछ जजमेंट पढ़िए प्रिवी काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, हम वो जजमेंट लिखा देते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। और ट्रांसक्रिप्शन में जाइएगा तो मेरा लेक्चर अगर टाइप हो जाएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जजमेंट है 48 इंडियन अपील
पेज 302। 48 इंडियन अपील पेज 302। इंडियन अपील लॉ का जर्नल है जो प्रिवी काउंसिल केस इसमें रिपोर्टेड होता है। यहाँ से लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी हम लोग का हाईएस्ट कोर्ट है, तो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माना में प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में होता था, वहाँ वो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता था, अंतिम कोर्ट, उसी का फैसला अंतिम हो जाता। यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो उस समय जाता था प्रिवी काउंसिल में जाता था। तो 48 नंबर है इंडियन अपील का, अब पेज है 302। ये किताब आपको पुराना लाइब्रेरी में हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के लाइब्रेरी में मिलेगा या असेंबली के लाइब्रेरी में मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। दूसरा जजमेंट है 51 इंडियन अपील। 51 इंडियन अपील पेज 37। ये पुराना जजमेंट पुराना लाइब्रेरी में, जिला के लाइब्रेरी में मिल सकता है, हर जिला के लाइब्रेरी में होगा, ये खोजने से मिल जाएगा। तो आप इसको पढ़िए अगर स्टूडेंट हैं, आप जिज्ञासु हैं। और नहीं तो 2 जर्नल बना देते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, और बहुत से वकीलों के पास भी होगा। जो 40-50 साल पुराना वकील लोग हैं उनके लाइब्रेरी में होगा, या उनके बाल बच्चा अगर बच रहे हैं पुराने वकील के तो उनके लाइब्रेरी में मिल जाएगा, या बार लाइब्रेरी में मिलेगा। 1961 BLJR बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट पेज 169 सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। 1961 बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट 169 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है उसी साल का, 1961 BLJR 154 पेज डिवीजन में 2 जज का जजमेंट है। इसमें घटवाल के बारे में और विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा, लेकिन मोटा मोटी जानकारी जो जरूरी है ये आपको हम बता दिए। इसके पहले वाले लेक्चर में, BT एक्ट के लेक्चर में घटवाल टेन्योर के बारे में बता चुके हैं, इसलिए अब आगे इस पर बताने की आवश्यकता नहीं। अब अगला प्रश्न है, नाम नहीं लिखे हैं, एट द रेट ऑफ हॉट चैप, एट द रेट ऑफ हॉट चैप 33844, ये लगता है मेल आईडी है। सर क्या सीईओ को पार्टीशन करने का अधिकार है, अगर हाँ तो किस नियम से? देखिए इसका सीधा जवाब है, पार्टीशन करने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, किसी भी पदाधिकारी को पार्टीशन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर एक परिवार में 4 सदस्य है और चारों का सम्मिलित परिवार है और प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, और किसी एक व्यक्ति घर के कर्ता के नाम से जमाबंदी चल रहा है, और चारों व्यक्ति अगर स्वेच्छा से बंटवारा कर लेते हैं, तो आपस में बंटवारा का चार्ट बना करके और सीईओ के पास आवेदन दे सकते हैं कि मेरा जो पिताजी के नाम से जमाबंदी चला रहा, हम उनके मृत्यु के बाद चारों भाई बंटवारा कर लिए हैं और उसका चार्ट ऐसे शेड्यूल बना दिए हैं, हम चारों भाइयों के नाम से इसी शेड्यूल के मुताबिक आप हमारा लगान अलग अलग 4 जगह बांट दीजिए, यानी जमाबंदी बना दीजिए या कि म्यूटेशन कर दीजिए। तो ये अधिकार सीईओ को है, उसके आधार पर कर सकता है, क्योंकि सब लोग सहमति से। लेकिन उसको पार्टीशन करने का अधिकार नहीं। अगर आप दरखास्त देते हैं कि हमको पार्टीशन कर दिया जो, तो नहीं हो सकता। हाँ, पार्टीशन करने का प्रावधान है सेक्शन 54 ट्रांसफर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। अगर आप बंटवारा का मुकदमा सिविल कोर्ट में करते हैं तो पहले प्रिलिमिनरी डिग्री होता है बंटवारा का, प्रारंभिक डिग्री होता है, और प्रारंभिक डिग्री होने के बाद तख्ताबंदी के लिए बंटवारा करने के लिए 2 ऑप्शन है। सिविल कोर्ट जज साहब जो सिविल कोर्ट में बैठते हैं, मुंसिफ साहब या सब जज साहब, वो सीईओ को भेज सकते हैं कि आप इसका बंटवारा कर दीजिए, या कलेक्टर को भेज सकते हैं सेक्शन 54 के हिसाब से कि आप बंटवारा कर दीजिए, और या तो कमिश्नर बहाल कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उसको बंटवारा करने का अधिकार हो जाएगा जब कोर्ट के आदेश से वो कर सकता। लेकिन अपने पावर से सीईओ, अपने किसी भी कानून के तहत सीईओ को बंटवारा करने का पावर नहीं दिया गया है। वो होल्डिंग का, लगान का बंटवारा कर सकता है कब? जब जो भी लगान देने वाला व्यक्ति है उस सबकी सहमति हो, तब कर सकता है, जैसा बताएं। तो मोटा मोटी इसका जवाब हुआ, सीईओ को बंटवारा करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ जयनंदन यादव 4865। प्रणाम सर, एक प्रश्न है। पंजी 2 रैयत के पास 4 एकड़ जमीन है, उसके उत्तराधिकारी 2 है,
आपसी बंटवारा हो गया है, सक्सेशन म्यूटेशन होगा, तो फिर से नए सिरे से रेंट फिक्सेशन कराना होगा, या पहले वाला रेंट को 2 भाग कर देने से काम चल जाएगा। प्लीज रिप्लाई करें। देखिए बहुत सीधा सवाल है, रेंट फिक्सेशन कब होता है? जब किसी भी जमीन का रेंट फिक्स नहीं हुआ है और वो ऐसा जमीन है जिसका रेंट फिक्स होने लायक है, जिसको काबिल लगान बोलते हैं, तभी रेंट फिक्स होता है। एक बार जिस जमीन का रेंट फिक्स हो गया तो उस जमीन का रेंट फिक्स है। रेंट का इन्हेंसमेंट का अलग प्रावधान है, तो सरकार को पावर है रेंट इन्हेंस करने का, वो अलग चीज़। लेकिन एक बार रेंट फिक्स हो गया और म्यूटेशन हो गया, तो फिर जब म्यूटेशन होगा तो फिर से दोबारा रेंट फिक्सेशन नहीं हो सकता है। तो रेंट फिक्सेशन कराना नहीं होगा, उसको 2 भाग में, अगर 2 भाग में बंटवारा हो गया तो आधा, मान लीजिए 10 रुपया लगता था मालगुजारी, अब 2 भाई में आधा आधा बट गया तो दोनों को 5-5 रुपया हो गया, तो वो जो रेंट है उसका भी डिवीजन कर देगा, वो पावर रेंट का डिवीजन का है। जमीन का बंटवारा के आधार पर रेंट का डिवीजन करने का अधिकार अंचल अधिकारी, लेकिन रेंट फिक्स कराने की